अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 95 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 5 का। पेज नंबर 383 पर क्वेश्चन नंबर 18 है। आ जाए इस पर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलेवेंट IFRS डिस्कस how the above issue should be dealt with in financial statements of SAL for the year ended 30 जून 2020। ऑन 16 जून 20 हमारे साल से कुछ दिन पहले an aircraft of Sukoon Airline Air Limited made an emergency landing near a factory building. Though all persons on board were safe, सारे बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। The nearby factory was damaged, लेकिन वो जाके फैक्ट्री में लगा और उस फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। As a result, जहाज के अंदर बैठे हुए बच गए बेचारे। As a result, 2 factory workers, oh my God, lost their lives and 5 workers were injured. After 1 week of this accident, SAL's CEO informed in press conference. प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो पता है ना क्या होती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पब्लिक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सीईओ ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्फॉर्म कर दिया है क्या? दैट SAL विल पे 1.5 मिलियन ईच लॉस ऑफ लाइफ एंड 1 मिलियन फॉर ईच इंजर्ड वर्कर। तो भाई ये क्या है? ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई क्योंकि उसने आकर इन्फॉर्म कर दिया है, तो इसकी तो प्रोविजन आप बना लें, ठीक है। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दे दी है, तो एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। कितने से ये कर लें जी? 1.5 2 फौत शुदगान को और 1 × 5 जख्मियों को, तो ये ना, ठीक है जी। अब साथ साथ हम, चूंकि अब आपने अगर हिम्मत करनी है तो घर पे लिख लेना 5 मिनट निकाल के, नहीं भी तो मैं तो बोल दूँ ना कम से कम कि आपने लिखना कैसे है। वैसे अच्छा तो यही है कि अब ये सवाल जब डिस्कस सारा हो गया तो 2-4 मिनट लगा के किसी वक्त विषय के दरमियान में कोई 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक मिलती है आपको अगली क्लास से पहले, उस वक्त भी कर सकते हैं। ऐसा काम बस कर लिया करें थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। पेज नंबर 344 लें जी। अब देखें जी, यहां पर आफ्टर 1 वीक ऑफ दिस एक्सीडेंट है, यानी कि अभी भी 2020 30 जून 2020 से पीछे की बात है। तो IAS 10 को घुसाने की जरूरत नहीं है इसमें। IAS 10 तब तक नहीं घुसेगा जब तक 30 जून 20 के बाद की कोई डेट नहीं आ जाती। तो खाम नहीं हर जगह फिट कर देना इसको। ये जो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वाली बात है, इसमें IAS 10 फिट नहीं करना। ये सिंपल है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है, ठीक है। तो हम यूं लिखेंगे कि देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एज CEO इन्फॉर्म्ड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट SAL विल पे फॉर इंजर्ड एंड डाइड वर्कर्स, देयरफॉर अ प्रोविजन ऑफ ₹8 मिलियन विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून 2000। और जहाँ पे वो प्रोविजन ऑफ 8 मिलियन लिखा हो उसके आगे ये वाली ब्रैकेट आप इस तरह से, प्रोविजन ऑफ 8 मिलियन विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। तो आपने क्या बताया? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ठीक है जी। कैसे आप यूं भी लिख सकते हैं कि प्रोविजन ऑफ 8 मिलियन विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 2020। 8 के आगे ये लिख लेना, ये आप खुद से लिख लेना, ठीक है ना। कैलकुलेशन 8 की कहीं पे नहीं थी, ये करके बता दिया करो, बोल जब लिखते हुए ही ब्रैकेट में ये वर्किंग कर दिया करो, ठीक है। तो आप प्रोविजन ऑफ ₹8 मिलियन विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 2020 एज CEO's press conference has made a constructive obligation of SAL for payment of this provision, ठीक है जी। इसकी बात हो गई। अब आगे सवाल शुरू होता है असल। ये असल नहीं था, ये नकल था। क्या कहता है जी? ऑन 8 जुलाई, अब यहां पर आप ले आएंगे अपना IAS 10 अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। क्या हुआ 8 जुलाई को? ऑन 8 जुलाई द फैक्ट्री ओनर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 25 मिलियन फॉर फैक्ट्री डैमेजेस। अगले ने 25 मिलियन मुंह खोलकर मांग लिया, मेरी फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा है, ये जहाज मेरी फैक्ट्री में आकर लगा
और मेरी फैक्ट्री को 25 मिलियन का नुकसान पहुंचा है, उसने 25 मिलियन मांग लिया। द केस इज स्टिल पेंडिंग। अच्छा, अब SAL लीगल एडवाइजर क्या कह रहा है, दैट देयर इज 70% प्रोबेबिलिटी दैट अमाउंट ऑफ डैमेजेस वुड बी 20 एंड 30% प्रोबेबिलिटी दैट अमाउंट वुड बी। अब हम पढ़ चुके हैं बुजदार भाई वाली एग्जांपल के बाद, बड़े रिलैक्स हो गए हैं कि जब भी कभी परसेंटेजेस रुपीस के साथ लग जाएं तो ये नहीं, मतलब ये रिलायबल एस्टीमेट के लिए है। वो तो फिर बाद में दो मेथड्स है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मोस्ट लाइकली, लेकिन पे करना पड़ेगा या नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। वो कह रहा है SAL लीगल एडवाइजर ऑफ द व्यू दैट देयर इज दैट अमाउंट ऑफ डैमेजेस वुड बी, यानी पे तो करना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं, अच्छा ये हमेशा आप याद रखना, जब ये वाली परसेंटेज आती है ना जो रुपीस के साथ लगी होती है, इस तरह से 2-3 करके, तो 100 पूरा करता है वो। 70 और 30 इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको बताया था जी 2 मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। पहली बात मोस्ट लाइकली क्या है, 20 मिलियन पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। और एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड क्या है कि 20 इंटू 70% प्लस 15 इंटू 30%, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आता है, अटेम्प्ट का तो आपको पता ही है, प्लस 15 इंटू 30% कितना बन गया, 18.5 मिलियन। लेकिन हम कौन सा पसंद करते हैं, तो अब मुझसे आके कोई ये ना पूछे कि ये 15 कहाँ गया, ये 15 गया, भाड़ में गया हमारी तरफ से, ठीक है। अब हमारे लिए 20 मिलियन एक रिलायबल एस्टीमेट है। अब मांगने वाले ने कितना मांगा, क्लेम तो 25 का है, जिसमें से 20 मिलियन के बारे में आपका हाई चांस है कि पे करना पड़ेगा, तो इसकी आपने क्या करनी है जी, प्रोविज़न बना लेनी है। और बाकी का 5 मिलियन जो है उसके बारे में कोई पॉसिबिलिटी तो है ना, तो आप क्या करोगे, इसके लिए एक डिस्क्लोज कर दोगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसको लिखना कैसे आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसमें चूंकि 8 जुलाई और ईयर एंड के बाद वाली डेट आ गई है, तो अब IAS 10 वाली लाइन डालोगे, ठीक है। आप कहोगे द फाइल्ड अ क्लेम, द कोर्ट केस आफ्टर द ईयर एंड provides an evidence of a condition that existed at the balance sheet date, therefore it is reporting date, therefore it is an adjusting event, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर आप आ जाएंगे अपने इस प्यारे सफ़े पे, और ये आप कैज एट 30 जून 2020 आई थिंक था, है ना। द कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन ऑफ ₹20 million as there is a present obligation due to past event, which in this case is damage of factory कह लें या crash landing of aircraft कह लें, एक ही बात है, ठीक है। which in this case is damage of factory, and the reliable estimate as suggested by SAL's legal advisor is 20 million, सही है। and therefore a provision shall be, वो तो पहले लिख दिया, provision shall be recorded, ठीक हो गया। और इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 मिलियन इसके बारे में ये अगली लाइन लिखेंगे, फॉर एन अमाउंट ऑफ 5 मिलियन इट इज़ पॉसिबल दैट एन आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड, देयरफॉर अ कंटिजेंट लायबिलिटी विल बी डिस्क्लोज गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट्स एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट्स, ठीक है जी। यहाँ तक तो आप लिख दें, मसला क्या नहीं लिखो, क्या लिखता है फिर, मतलब वो प्रोविजन बनवाता है, तो भाई ये कैसे कह लें कि ये रिमोट है, ये कोर्ट, ये किसके हाथ में है, ये हमारा लीगल एडवाइज़र कौन है, जज है, तो जज ने फैसला करना है ना। क्लेम तो हो गया, अब कोर्ट में फैसला चला गया है, ठीक है। तो आप लिखा करें, ये सही है। किसी 1-2 में अगर वो नहीं लिखता तो 1-2 में लिखता भी होगा, तो हम तो इसी मुसीबत में पड़े रहे हैं। अगर हमने रट्टे लगाने हैं सोल्यूशन के, तो हमें तो यही परेशानी रहे, कब लिखें कब ना लिखें। नहीं भाई, हम अपने हिसाब से चलते हैं, कोई नहीं, 2 लाइनें ज़्यादा ही लिखी हैं ना आप, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है इसकी, गलत तो कुछ नहीं लिखा आपने, ठीक है। मैंने क्या कहा, पॉसिबल है, पॉसिबल तो है ना, ठीक है। अब वो कैसे रिमोट कह दे, कोई बात यहाँ पर लिखी हो तो रिमोट कह ले, ठीक है। अच्छा जी, अगर इस तरह हो कि इसके बारे में पॉसिबल हो और फिर कोई बात चुप कर जाए, तो फिर आखिरी के बारे में रिमोट, उस रिमोट के बारे में मैंने कहा हुआ है कि लिख दो, आपकी मर्जी, ना लिखो आपकी मर्जी, लेकिन इसके बारे में लिखा करो, ठीक है। अच्छा, अब कहानी यहाँ रुकी नहीं थी जी,
मसला क्या था, अभी कहानी आगे चल रही है। ड्यू टू एक्सीडेंट, वैसे कितने बच्चों ने इसको ट्राई किया होगा, चलें थोड़ी है परसेंटेज। ड्यू टू दिस एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट वाज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली SAL कैन नॉट यूज दिस एयरक्राफ्ट एनी मोर। यानी कि आप उसको चौक पे भी नहीं आप खड़ा कर सकते, वो इस जोगा भी नहीं रहा कि आपसे जो है वो LDA वाले तो नहीं, खैर वो क्या PHA वाले आकर ले जाएं कि चलो यार इतने रुपए का ये हमें दे दो, या आप उसको खड़ा करके टिकट लगा दे बच्चों को कि आओ देखो इसमें बैठो और फिर टिकट लगा। इतने इस्तेमाल बियॉन्ड रिपेयर्स वो डैमेज हो गया, ठीक है, बंदे सारे बच गए हैं, जहाज के पल्ले कख नहीं रहा, वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा ये AC को भाई बंद ही करवा दें आज। अच्छा, लेकिन द एयरक्राफ्ट वाज एक्वायर्ड ऑन कराया, लो जी किसी की चीज़ है, छाती तो जाए हैं जी। आप खुशी दोस्त को बता रहे हैं किराए पे मैंने जहाज लिया था, तबाह दे। द एयरक्राफ्ट वाज एक्वायर्ड ऑन लीज ऑन अ मंथली रेंटल ऑफ, अच्छा लिया भी किसी बार का, $0.5 million फॉर 10 months, एक्सपायरिंग कौन 31 अक्टूबर 2020। थोड़ा सा मुझे अब डर सा लग रहा है, कुछ होने वाला है मुझे लग रहा है। हो क्या रहा है जी, हमारा साल तो है ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ये जून पर मेरा साल एंड हो रहा है, 30 जून 2000 कौन सा है जी, 20 है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट ये कब एक्सपायर हो रहा है जाके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां पे जाकर ये एक्सपायर हो रहा है। अच्छा ये 10 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब ये कोई इधर से शुरू हुआ है काम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10 महीने के लिए हमने किराए पे लिया था। तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब हो रहा है जी, 31 अक्टूबर पे जाके। और हादसा कब हो गया, जून के अंदर हादसा हो गया, और जून का किराया तो दे ही दिया होगा ना, वो तो कहानी चल रही है, 16-17 जून को ये मामला हुआ है, ठीक है। अब मसला क्या रह गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब अगर खुदा ना खास्ता ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही बाइंडिंग होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नुकसानदेह भी हो चुका है। अब ये बात कहाँ चली गई है, ऑनरस की तरफ, क्योंकि आपने किराया तो अगले लीज, याद करो नॉन कैंसलेबल लीज की एग्जांपल बताई थी, अगर आप इससे फायदा तो इनफ्लो तो होना कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते तो अगले 4 महीने तक आपको किराया देना पड़ेगा। क्या ख्याल है। और वो आगे क्या कहता है, एज पर लीज एग्रीमेंट इफ एयरक्राफ्ट फेसेस एनी एक्सीडेंट SAL रिक्वायर्ड टू पे मंथली रेंटल टू द लेसर। ओ माय गॉड, फंस गए, खुशियां चढ़ी हुई थी आपको, भाईजान मेहरबान कदरदान, नाउ दिस बिकम्स एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो इफ यू ऑनर, इनफ्लो कितना है, इनफ्लो कुछ नहीं है बेटा, एयरक्राफ्ट इज ऑफ, मैंने क्या कहा, चौक में भी नहीं लगा कर खड़ा कर सकते कि PHA वाले खरीदने आए हो, बच्चों को टिकट लगा के भी नहीं दिखा सकते, इस काबिल नहीं रहा, इज ऑफ नो यूज। कितने लिखे, SAL किधर गया, कैन नॉट यूज दिस एयरक्राफ्ट एनीमोर, कैन नॉट यूज। तो इनफ्लो तो कोई नहीं है, लेकिन आउटफ्लो तो है। आउटफ्लो क्या है जी, $0.5 million, $0.5 million इंटू 4, ठीक है, वट एवर इज द रेट, मुझे नहीं पता, अभी कन्वर्जन रेट तो सवाल में गिवन नहीं, कितना, 2 million। ये क्या हो गया हमारा, आउटफ्लो हो गया $2 million का, $0 का इनफ्लो हुआ, तो नेट में $2 million का क्या हो गया, आउटफ्लो। और इफ कैंसल करते हैं तो जी कैन नॉट कैंसल, कहीं पे लिखा हुआ है कि कैंसिल हो सकता है, उन्होंने कहा जी चक्कर ही कोई नहीं है, अगर हादसा हो जाता है तो उनको ये किराया देना पड़ेगा। यहाँ तक को मसला, बोलो कैन नॉट कैंसल, तो प्रोविजन 2 की बनती है, ठीक है, प्रोविजन 2 की बनती नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी सहूलत मौजूद थी, वो सहूलत ये थी कि जहाँ से हवाई जहाज़ लिया गया था, लेसर ही इंश्योरेंस करवाता है अपने एसेट की, ठीक है ना, लेसी नहीं करवाया करता। तो लेसर ने जिनसे जहाज़ लिया था किराए पे, उन्होंने उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी। उन्होंने एक शिक ये डाली है, अगर हादसा होता है SAL इज रिक्वायर्ड टू पे मंथली रेंट टू लेसर टिल सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम।
पैसे किराया देते रहना है तब तक जब तक इंश्योरेंस वालों से वो अपने जहाज़ जिनका जहाज़ है ना, उन्होंने अपने जहाज़ की इंश्योरेंस करवाई हुई है, वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने कहा है कि ये एक्सीडेंट हो गया, जब तक इंश्योरेंस क्लेम सेटल नहीं हो जाता तब तक इन्हें किराया देना पड़ेगा। द इंश्योरेंस क्लेम वाज सेटल्ड ऑन 31, ओके, यानी कि ये यहाँ पर ब्रेक लग गई। अब यहाँ पर ब्रेक लग गई तो ये तो ग्रीन है, मतलब ये तो खुशी की बात है, रेड नहीं है, खुशी की बात है, थोड़ी सी बचत हो गई। यहाँ पर आपने 4 नहीं 2 महीने को किराया देना है, तो यहाँ पर 2 नहीं $1 मिलियन आना है। ठीक है जी, तो आपका ये सवाल हो गया ख़त्म। ठीक है जी, सवाल ख़त्म हो गया। अब आपने लिखना है इसको कैसे होगा, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, लबो पहले, वैसे आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे आपको और डाली हुई ये कि द कॉन्ट्रैक्ट, द रेंटल एग्रीमेंट ऑफ SAL हैज़ बिकम ऑनरस, द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ $1 मिलियन, ब्रैकेट में लिखोगे 0.5 × 2, ठीक है, एंड पेनल्टीज जो कि 0 है। ठीक है, तो प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड एट एन अमाउंट ऑफ 1 मिलियन। ओके, डन जी। हाँ बेटा, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस महीने का किराया आपने नहीं दिया होगा। जून पे आप खड़े हुए हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, तो ये तो वैसे ही इस साल के अंदर आपका एक्सपेंस बन गया ना, इसके अगेंस्ट तो इनकम आनी नहीं है। तो मसला तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही यही है कि आज खड़े हैं और फ्यूचर में नुकसान दे रहा है। ये जून वाले किराए का नुकसान भी अगर है ना बेटा, तो वो आपको इस साल में आ चुका हुआ है, नहीं समझे? इस बेटा 8 जुलाई को क्या हुआ है बेटा? नहीं है, हादसा कब हुआ है? तो उस दिन जहाज तो खड़ा हो गया जाके वर्कशॉप में, फैक्ट्री की कंड में। नहीं, वो जहाज नहीं है यार, मतलब हवाई जहाज, ठीक है। अब वो एरोप्लेन ने कोई फायदा नहीं दिया, और उस 1 महीने का जून का किराया भी आपने उनको दिया ही होगा, कैसे हो सकता है ना दिया हो? तो वो तो आपके P&L के अंदर आ गया। अब मसला क्या है कि जुलाई से ये जहाज उड़ नहीं रहा, और 30 जून पर खड़े होकर ये इवेंट हो चुका है, जिस वजह से ये अब कॉन्ट्रैक्ट आपका नुकसानदेह है, तो इसकी प्रोविजन 30 जून में ही बुक करें। समझ आई बात? ले लीजिए, पिक्चर ले लें और पार्ट 2 ख़त्म कर दें जी। सारी बात सुने, पार्ट B ख़त्म कर दें।